नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आज ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण समाज एवं विकास से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो आप हमारे वीडियो क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी सेगमेंट्स के सिलेबस बेस्ड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऐप के माध्यम से। उनका पीडीएफ में नोट्स दिया जाएगा, साथ में बहुत एक्यूरेट और बहुत ही परफेक्ट टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिससे आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि लास्ट मोमेंट पर रिकमेंडेड होती है, तो आप जो है हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल सॉल्व उसका पीडीएफ भी मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन आपको ऐप पर जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लेखपाल लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर 9506742546 पर सेंड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है या किन किन जिलों में ये पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर होगा मिर्ज़ापुर और झांसी में। मिर्ज़ापुर और झांसी, इसके अलावा दक्षिणी प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली के कुछ क्षेत्रों में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालूमय लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी है, अतः यहाँ गेहूँ, चना, दालें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से किस जिले को? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जौनपुर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। जौनपुर वाराणसी मंडल के उत्तर पश्चिमी हिस्से में गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से सिराजे हिंद के नाम से इसे जाना जाता है और यहाँ पर जो है भव्य स्थापत्य का आकर्षक नगर है, यानी पर यहाँ पर जो है कई सारी जो है प्राचीन इमारतें हैं जो मशहूर हैं। ये शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। सरकी शासनकाल के दौरान जैनपुर सरकियों की राजधानी बन गया था। उन्होंने किले के भीतर और शहर के चारों ओर सैकड़ों मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया और इनमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वान पुरुष और भक्तों को बुलाया गया। इस्फान में भी मदरसे और मठ बनवाए गए। शेरशाह सूरी ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? यानी ग्रामीण समुदाय को मिनी कम्युनिटी या लघु समुदाय किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। ग्राम को एक सामाजिक इकाई भी माना जाता है। प्रत्येक गांव की सामाजिक परिस्थिति दूसरे गांव से भिन्न होती है। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सही उत्तर आपको मिल जाएगा। एकल परिवार की परंपरा, क्या ऐसा एक ग्रामीण समुदाय में होता है? नहीं होता है, क्योंकि गांव में अधिकांश जो है संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है पुरानी तरह के जो है घर और जो है निर्माण कार्य होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार से होता है। ये बिल्कुल सही कथन है ग्रामीण समुदाय के संबंध में, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है, अतः ग्रामीण समुदाय का जनघनत्व तो कम पाया जाता है। परिवार के एक सदस्य की प्रतिष्ठा का संबंध पूरे परिवार से होता है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त परिवार की परंपरा होती है। इसमें प्राथमिक नियंत्रण की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? प्रयागराज। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को 1947-48 में अलग अलग कर दिया गया था। न्यायिक कार्यों का मुख्यालय जो है लखनऊ में, और प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में, और न्यायिक कार्य का मुख्यालय जो है इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखपाल की भूमिका किस अधिकारी के रूप में होती है? बंदोबस्त अधिकारी, भूमि अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, या इनमें से सभी? ध्यान से इसको समझिएगा, तभी जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लेखपाल की जो भूमिका होती है वो एक भूमि अधिकारी की होती है, क्योंकि वो भूमि के दस्तावेजों को, भूमि के रिकॉर्डों को संरक्षित करता है, उसको लगातार अपडेट करता है। लेखपाल के पास भूमि का समस्त लेखा जोखा होता है। भूमि संबंधित विवादों का निपटारा भी लेखपाल के माध्यम से ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण को पूर्णतया केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में कब नवीनीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण को कब नवीनीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 अप्रैल 2016 को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका पूरा नाम समझ लीजिएगा, इसको DILI-RPM-RMP कहा जाता है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को पूर्व में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 2016 से पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में इसका नवीनीकरण किया गया। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस वर्ष या कब चालू हुई, कब शुरुआत हुई? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख योजनाओं में से है, और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब इसको 15,000 रुपये एक मुश्त नहीं दिए जाते हैं, उसका भी एक तरीका है। बालिका के जन्म पर 2,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिसके लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। बालिका के 1 वर्ष तक के सभी टीकाकरण को जब पूर्ण करा लिया जाता है तो 1,000 रुपये मिलता है। कक्षा प्रथम में बालिका का प्रवेश करने के उपरांत 2,000 रुपये, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2,000 रुपये, जब कक्षा 9 में प्रवेश मिल जाएगा तो 3,000 रुपये, और इसके बाद 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपये। तो इस तरह से अलग अलग समयावधि में कुल मिलाकर 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रचलित रहा जरीब चेन या चेन जो वर्तमान में भी इस्तेमाल किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या है? एक जो है भूमि मापन का जो है प्रणाली है, जरीब या चेन। तो ये कौन सी प्रणाली यूज होती थी, इसको बताना है आपको। तो इसको गंटर जरीब कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ब्रिटिश काल के समय गंटरी जरीब का प्रचलन तेजी से बढ़ा। इसकी कुल लंबाई 66 फुट होती है। वर्तमान समय में भी गंटरी जरीब का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला प्रश्न लेंगे, भूमापन एवं अभिलेखों के लिए एक समान प्रणाली नाप हेतु अपनाई गई इलाही गज, काफ़ी फेमस रहा है ऐतिहासिक रूप से, का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस मुगल शासन काल के दौरान किया गया, यानी किस मुगल बादशाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? इलाही गज की शुरुआत किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी? तो सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन सही है। अकबर के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। और नाप के लिए इलाही गज ये कितना होता था? 41 अंगुल की नाप के बराबर होता था। इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो एक रस्सी होती थी और इसकी लंबाई 60 इलाही गज होती थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण क्या होता है? ट्रिब्यूनल। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
1976, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसमें जो है रोजगार और सेवा से संबंधित मुद्दों के बारे में राज्य में लोक सेवकों के विवादों के मामले में न्यायिक निर्णय देने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में ग्रामीण विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो ग्रामीण विकास विभाग का गठन कब हुआ था? बी ऑप्शन सही है, 1974 में। अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का गठन ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय के रूप में हुआ। उसके बाद 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नाम फिर बदला गया और इसको फाइनली ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक विभाग में यानी एक विभाग का दर्जा दे दिया गया और 5 जुलाई 1991 को इस विभाग को फिर से ग्रामीण विकास का मंत्रालय का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में जो है ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है, यानी ज्वाइंट फैमिली की कौन सी इसमें से विशेषता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से पढ़ेंगे। पश्चिमीकरण से इसका कोई संबंध नहीं है, व्यक्तिवाद भी नहीं है, शिक्षा का प्रसार भी नहीं है, सामान्य धार्मिक कर्तव्य, ये जो है एक संयुक्त परिवार की विशेषता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सामान्य धार्मिक कर्तव्य संयुक्त परिवार की विशेषता है। परिवार के विघटन के कारणों में प्रमुख रूप से शहरीकरण आता है, औद्योगिकरण आता है, संसाधनों में वृद्धि, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, जनसंख्या वृद्धि, व्यक्तिवाद, पश्चिमीकरण, महत्वपूर्ण पारिवारिक वातावरण, वैधीकरण इत्यादि शामिल है। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार के प्रकार में वंश, शक्ति और स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित सही है? तो संयुक्त परिवार में जो है अगर वंश, शक्ति और स्थान के स्थान पर देखा जाए तो पितृवंश परिवार जो है ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त परिवार के मुख्य प्रकार पितृवंशी परिवार और मातृवंशीय होते हैं। पितृवंशी परिवार में परिवार की शक्ति या अधिकार पिता और पुरुषों के पास होता है, जबकि मातृवंशी परिवार की परंपरा में सत्ता माता या स्त्री के हाथ में होती है जो परिवार को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे कारक होते हैं जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। तो इनमें से जो है सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन से हो सकते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी राजनीतिक कारक बिल्कुल सही है, मनोविज्ञान भी सही है, सूचना प्रौद्योगिकी भी सही है। तो कुल मिलाकर ये सभी जो है सामाजिक परिवर्तन के कारकों में आते हैं। मुख्य रूप से आर्थिक कारक होते हैं, जैविक कारक होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होता है, सांस्कृतिक पहलू होता है। ये सभी जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का संबंध किससे होता है? ग्राम सभा जो है ग्रामीण विकास की या पंचायती राज संस्था की एक इकाई के रूप में देखी जाती है। तो ग्राम संबंध का जो है ग्राम सभा का संबंध किससे है, इनमें से ये देखा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ग्राम सभा का जो हेड या प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। तो इस प्रकार सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सरपंच ग्राम सभा का प्रमुख होता है, उसे ग्राम प्रधान या मुखिया भी कहते हैं। सरपंच अन्य निर्वाचित पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करता है और 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में 1/3 और पंचायत अध्यक्षों की 1/3 सीटों को महिलाओं द्वारा भरने की आवश्यकता है या प्रावधान है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण और अनुसंधान का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास और प्रशिक्षण पर और अनुसंधान का कार्य करता है। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अनुसंधान करना, उसको बढ़ावा देना, विश्लेषण करना, ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान की पेशकश करना इत्यादि है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो भारत की जनसंख्या है उसका 16.50% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न, 2019 तक भारत में कितने गांव हैं? तो यहाँ पर आपको जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ना बताकर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 लाख से अधिक हैं। 2019 तक कुल 6,64,369 गांव थे और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 6,40,930 गांव थे। अगला प्रश्न, ग्राम विकास कार्यों के संदर्भ में 1999 में शुरू की गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यक्रम का क्या कार्य है? तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का कार्य जो है ये योजनाओं का क्रियान्वयन भी है, उसका पर्यवेक्षण करना यानी सुपरविजन करना, इवैल्यूएशन करना यानी मूल्यांकन करना, ये तीनों ही कार्य हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ये कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया था। इस तरह का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये योजना कब शुरू की गई थी। इसका काम जिला ग्राम स्तर तक गरीबी को ख़त्म करना है। कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह कार्य का निष्पादन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करता है। ये तीनों तकनीक, प्रबंधकीय और वित्तीय तीनों भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, ग्राम विकास या ग्रामीण विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो ग्राम विकास या ग्रामीण विकास के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग जिम्मेदार है। इसी नाम से विभाग भी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 विभागों से मिलकर बना है, जिसमें पहला ग्रामीण विकास विभाग है, दूसरा भूमि संसाधन विभाग है। अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न लेंगे, सहकारिता के आधार पर सर डेनियल हैमिल्टन द्वारा 1903 में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा की गई थी, 1903 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मद्रास में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। मद्रास के पास एक गांव है सुंदरम गांव, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा किसानों को प्रशिक्षण देके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड में अगर चौड़ा आधार है, इस तरह का आधार जो चौड़ा है और संकीर्ण शीर्ष है इस तरह से, तो ये किससे संबंधित है? मतलब ये जो विकास दर्शाएगा वो किस तरह का देश है? विकसित देश है, विकासशील देश है, या ये दोनों ही हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकासशील देश। विकासशील देशों में जनसंख्या का पिरामिड जो होता है उसमें आधार चौड़ा होता है और शीर्ष जो है संकीर्ण होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर युवा जनसंख्या अधिक होती है और वृद्ध जनसंख्या कम होती है, और ये उच्च प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर का सुझाव देता है। कई विकासशील देशों में इस प्रकार की जनसंख्या का पिरामिड देखा जाता है। अगला प्रश्न, चौथे हथकरघा सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितना प्रतिशत बुनकर है या बुनकर निवास करता है?
तो चौथा जो हथकरघा सर्वेक्षण हुआ था ये 19-20 की में हुआ था, 2019-20 में, और यही अभी तक लेटेस्ट है। इसके अनुसार जो है कितना प्रतिशत बुनकर है, 88.7%। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये जो है अगस्त 2019 में रिपोर्ट जारी हुई थी। अधिकांश बुनकर परिवार निम्नलिखित 4 राज्यों में स्थित हैं। असम में है, पश्चिम बंगाल में है, मणिपुर में है और तमिलनाडु में है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा असम में है। हथकरघा बुनाई अभी भी मुख्य रूप से एक प्रमुख ग्रामीण गतिविधि है, क्योंकि 88.7% बुनकर परिवार गाँव में ही स्थित हैं। देश में लगभग 72% हथकरघा बुनकर महिलाएं हैं। पहली बार हथकरघा जनगणना रिपोर्ट ने ट्रांसजेंडर श्रमिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में और सहकारी समितियों और ऐसे संगठनों को गैर घरेलू इकाइयों के रूप में शामिल किया है, यानी 2019 की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है तेलंगाना, हैदराबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के अंतर संबंधित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास अधिकारियों, पीआरआई यानी पंचायती राज विभाग के चुने हुए प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के हमने इस सेशन में 25 प्रश्नों को सॉल्व किया, उसकी व्याख्या देखी। एक बार सॉल्व करने के बाद इसको रिपीट ज़रूर किया करिए, क्योंकि इसमें से कई सारे फैक्ट हैं जो आपकी प्रश्न की व्याख्या से पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।